कैसे हो छात्रों? इयत्ता 10वीं, विषय हिंदी, चौथा पूरक पठन हम देखने जा रहे हैं मन, जो कि विकास परिहार इन्होंने लिखा हुआ यह पूरक पठन हम देखने जा रहे हैं। पाठ देखने से पहले चलिए कवि का परिचय हम यहाँ पर कर लेते हैं कि इसके कवि हैं विकास परिहार। मन यह पूरक पठन है, इसके कवि है विकास परिहार। इनके बारे में परिचय देखते हैं कि जन्म इनका 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो विकास परिहार देखा हमने कि पहले भारतीय वायुसेना में काम करते थे। 2000 से 2006 तक उन्होंने 6-7 साल जो है भारतीय वायुसेना में काम किया है। इनका जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश का एक शहर है गुना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और 2006 के बाद वे पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े, फिर रेडियो पर भी आए और साहित्य में विशेष रुचि थी उन्हें, साहित्य से लगाव था, इसलिए उन्होंने नाट्य गतिविधियों से भी अपना नाता जोड़ लिया। अब इस पद्य संबंधी जो कि मन है, मध्य इसके पद्य संबंधी हम देखेंगे। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है हाइकू। विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया गया है। हाइकू कविता 5+7+5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अब देखिए पद्य संबंधी हम जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइकू इस काव्य विधा में इसको लिखा गया है। यह हाइकू काव्य विधा जो है विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। अब यह जो है काव्य विधा कौन सी है? जापान की हाइकू, जापान की हाइकू यह काव्य प्रकार इसको कहा जाता है। मतलब यह जो कविता लिखी गई है, इस कविता के लिखने का जो प्रकार है, जो विधा है, उसे हाइकू कहते हैं। अब यह हाइकू जो है जापान की बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध इस तरह की यह काव्य विधि है। तो यह क्या होती है? तो हम देखेंगे हिंदी साहित्य की हाइकू क्या होता है। तो इसको 5, 7 या 5, इसका लेखन प्रकार जो होता है 5, 7 या फिर 5 या फिर 17, इसी ढांचे की, इसी वर्ण के ढांचों में इसको लिखा जाता है। मतलब यह जो कविता है दुनिया की सबसे छोटी कविता होती है। क्यों? क्योंकि इस कविता में सिर्फ 5 ही शब्द होते हैं, या फिर 7 होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 17 होते हैं। देखिए, तो देखिए 5 शब्दों में कविता होना मतलब सबसे छोटी कविता प्रकार यह होता है। तो इस कविता के प्रकार को हाइकू कहते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं के अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया। तो इस कविता में लेखक ने, कवि ने अपने अनुभवों को और छोटी छोटी घटनाओं को यहाँ पर अर्थ उसका यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए हमने समझा पहले लेखक के, कवि के बारे में हमने जानकारी ली। उनका जन्म कहाँ का है, क्या काम किया करते थे पहले, अब आप क्या करते हैं। अब पद्य संबंधी भी जानकारी हमने ली कि यह जापान की हाइकू विधि है, काव्य विधि है। हाइकू विधि क्या होता है हमने देखा कि यह 5, 7, 5 इस प्रकार के वर्णों को लेकर के मिलाई जाती है। यह दुनिया की सबसे छोटी कविता होती है। अब देखिए हम देख रहे हैं मन पूरक पठन कविता देख रहे हैं। पहला इसका कड़ी हम देखने जा रहे हैं कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब इसके मैं यह शब्द जो इसकी पहली कड़ी जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश
चमकता प्रकाश और अधिक। अब ये हमने पहली कड़ी देखी कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब इस कविता को हम, इस लाइन को हम बाद में समझेंगे, पहले इसकी विधि की रचना के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि 5 7 5 यह जो स्ट्रक्चर है, जो साँचा दिया गया है, इस साँचे का मतलब क्या है। तो हमने देखा पहले कि ये पहले लाइन में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण मतलब 5 अक्षर, दूसरे लाइन में 7 अक्षर होते हैं, फिर तीसरी लाइन में 5 अक्षर होते हैं। तो देखो अब हम इसको नंबर देंगे तो इस तरह से देंगे, घ 1 ना 2 अ 3 ढे 4 और रा 5। देखिए तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5। पहले लाइन में 5 अक्षर आ गए, दूसरे लाइन में देखिए च 1 म 2 क 3 ता 4 प्र 5 का 6 श 7। तो दूसरी लाइन में 7 वर्ण हो गए, 5 7 और इसमें 5। देखिए और 1 र 2 अ 3 धी 4 और क 5। तो इसकी विधि किस तरह से हुई है, 5 अधिक 7 अधिक 5, बराबर। यहाँ 5 वर्ण, यहाँ 7, यहाँ 5। तो अगर कोई भी कड़ी आप इस कविता में लोगे तो उसकी रचना हमें ऐसे ही मिलेगी, 5 7 5 मतलब 17 वर्णों की यह कविता होती है। यह इसके लिए जरूरी है। तो यह हाइकू प्रकार जो है, यह काव्य की एक विधा है, काव्य प्रकार है। जापान में यह बहुत बड़ी ही, दुनिया भर में यह बड़ी फेमस है। यह जापान की काव्य विधा है, इसको हाइकू कहते हैं। समझ में आया हाइकू क्या होता है, यह हमने समझा 5 7 5 क्या है। अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब देखिए जब भी कवि हमें यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब अंधेरा छाया हुआ होता है, अंधेरा छाया हुआ होता है मतलब जब हम दुखी होते हैं तब चमकता प्रकाश और अधिक। तो थोड़ा सा भी अगर हमें प्रकाश कहीं दिखाई दे तो वह अंधेरे को चीरता हुआ और अंधेरे से मार्ग जो है हमें वह दिखाता है। मतलब जब भी हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर बहुत ही निराशा होती है, हम दुखी होते हैं, तब छोटी सी आशा की किरण भी हमारे अंदर प्रकाश पैदा करता है और यह प्रकाश जो है अधिक प्रकाश होता है। तो देखिए करते आओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। तो इसमें भी अगर देखोगे आप तो इसमें भी आपको यही साचा मिलेगा 5 7 5 का। करते आओ में 5 वर्ण है, पानी की मत सोचो इसमें 7 है और जीवन सारा में 5 है। समझ में 7 5 7। तो करते आओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जो हमारा कार्य जो करना है, यह हमें कार्य करते रहना है। इसका फल के बारे में हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो तो उसका फल तो मिलना ही है। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा फल तो मिलेगा ही, बुरा कार्य करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि करते जाओ, आप कर्म किया करते चलो। आप कर्म के बारे में सोचो, फल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फल भी आपको मिलने वाला है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। हम जीवन नैया, हमारी जो जीवन की नैया है, मतलब हमारा नैया मतलब नाव। तो हमारे जीवन की जो नाव है वो मझधार में डोल रही है। मझधार मतलब जो कि नदी का बीच का हिस्सा जिसको कहते हैं, या फिर समुद्र का बीच का हिस्सा। अब देखिए कल्पना कीजिए कि हम समंदर में, हमारे नाम बीच में है जहाँ से कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसे में मझधार में हम डोल रहे हैं और समझ लीजिए कि तूफान आ गया, हमारी नैया इसे डोलने लगी है। तो हम क्या करते हैं कि किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, क्या कोई आए और हमें बचाए। तो कोई आने वाला नहीं है, वहाँ पर आने वाला है। नदी के बीच आप फंसे हुए हो, समुद्र के बीच आप फंसे हुए हो बीच में, तो कौन बचाने वाला है आपको? कोई नहीं बचाने वाला, कोई आपके लिए मदद के लिए वहाँ आने वाला नहीं है। तो किसी को मदद के लिए पुकारने से बेहतर है कि कौन संभालेगा आपको, आप खुद ही संभालना है। हाँ, कोई संभालने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, मझधार में फंस जाओ, तो किसी को मदद के लिए ना पुकारते हुए
हमें खुद ही अपनी अब हमें अपने खुद को संभालना है, किसी की मदद की हमें अपेक्षा नहीं करनी है, और खुद ही हम वहाँ से खुद ही अपने आप को हम संभाल सकते हैं। किसी को बुलाने की पुकारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त तुम्हें संभालने कोई नहीं आने वाला, आपको खुद ही संभालना है। आगे देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब फागुन यह वसंत ऋतु होता है जहाँ पर हम होली खेलते हैं, रंग बिरंगे रंगों को लेकर के यह त्यौहार आता है, और सबको जो है यह त्यौहार बहुत ही पसंद है, सब इसका आनंद जो है उठाते हैं। आगे देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब फूल जो है, गुलाब का फूल अगर हम देखेंगे तो कहाँ आता है, सब तरफ उसके कांटे होते हैं, और कांटों के बीच में वह हंसता है, खिलता रहता है। तो हम यहाँ पर इससे यह उदाहरण सीख सकते हैं कि काफ़ी सारी कांटों के बीच में रहने के बाद भी इसकी सुंदरता कम नहीं होती, इसकी खुशबू कम नहीं होती। तो इस फूल से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे अंदर भी काफ़ी सारे दुख भरे हुए होते हैं, काफ़ी दुखों का काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन इसमें से भी हमें प्रेरणा लेनी होती है और जीना होता है। तो इस तरह से हम ये फूलों से यह सीख सकते हैं कि किस तरह से दुखों से घिरे रहने के बावजूद भी हम हंसते हुए रह सकते हैं, हंसते हुए अपने जीवन को आनंदी होकर के बिता सकते हैं। तो जिस तरह से कांटों के बीच रहकर भी फूल की सुंदरता या उसका सुगंध जो है कम नहीं होता, उसी तरह फिर भी वह प्रेरणा आदमी को देता रहता है कि दुखों के बीच रहकर भी आनंदी रहना हमें इससे सीखना है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखिए, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अब भीतरी कुंठा, भीतर मतलब अंदर, हमारे अंदर जो भी दुख होता है तो वह कभी कभी क्या होता है कि आंखों से बाहर आ जाता है। तो देखा हमने कि भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो बहुत दुख जब हमें हो जाता है तब आंखों से उसका बाहर आना ये लाजमी है, ये ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने दुख को आंखों के जरिए से, आंसू के जरिए से उसको बाहर का मार्ग जो है, मतलब हमारे अंदर ज़्यादा का जो दुख है वो आंखों के जरिए, आंसू के जरिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अब खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद मतलब फिर दुख। तो हमारे अंदर का दुख जो है यहाँ पर उसे खारे जल की तरह बता गया है। अब खारा जल जो है, जिस तरह से हमारे आँख का जो आंसू होता है उसकी टेस्ट कभी आपने की है, तो इसकी टेस्ट होती है खारी। तो जब हम हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तब हमारे आंसू के जरिए से हम हमारे अंदर का जो दुख है वो बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकलता है। और जब हमारे अंदर का गम, हमारे अंदर का दुख जब बाहर निकलेगा तब हमारा मन जो है पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आगे देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जीजी विषा। देखिए, मृत्यु को जीना और जीवन विष पीना। देखिए, अब मृत्यु तो सबको है, मानव सभी सजीव को एक दिन मरना है। तो मृत्यु को जीना मतलब मृत्यु से हमें जीना सीखना चाहिए। जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं, पृथ्वी पर जैसे हमारा जन्म हुआ है, तब हमें जब तक मृत्यु नहीं आता तब तक हमें जीना है। तो इसमें हो सकता है कि लेखक कह रहे हैं कि हम यह जो है जीवन जो है विष पीने के समान है। मतलब हमारा जीवन जो है बहुत सारे कठिनाइयों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जीना है। और इसको क्या कहते हैं, जिजीविषा, मतलब जीने की इच्छा रखना। तो यह जीने की इच्छा रखना, यह मतलब यह जिजीविषा, इसका मतलब हमने देखा कि अगर हम दुखों को, परेशानियों से अगर घिर भी जाए तब भी हमें जीने की इच्छा कम हमें नहीं होनी देनी है। तो यहाँ तक हमने देखा। अगला हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसको पढ़िए एक बार, इस हाइकू के प्रकार को देखिए, 7-5-7-5 इसको समझने की कोशिश करिए और इस तरह से लिखने की भी कोशिश करें, क्योंकि
हो सकता है आपके अंदर भी कोई कवि मौजूद हो। तो ये रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।